हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्री हॉर्टी लर्निंग्स। आज हम लोग नेमराज सुंडा का चैप्टर 2 एग्रोनॉमी 44 से 61 पेज नंबर तक पढ़ेंगे। पहले यूनिट में है एग्रोनॉमी, जिसमें इसके वर्ड्स को बताया है। ये दो ग्रीक वर्ड से आया है, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज, यानी कि फील्ड को हम किस तरह से मैनेज करते हैं। लैटिन में वो ग्रीक वर्ड से ये आया है, ये दोनों वर्ड, और इसके वर्ड बाय वर्ड का मीनिंग यही है। उसके बाद इसके डिफिनीशन में दिया है कि एक एग्रीकल्चर साइंस का ऐसा ब्रांच है जो कि फेवरेबल इन्वायरमेंट में क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इंक्रीज करना है उसकी स्टडी को बताता है। इंडियन कल्चर जो है ना सबसिस्टेंस टाइप की है, यानी कि जो इंडिया में है ना कि लोग अपने लिए उगाते हैं और जो थोड़ा बहुत बच गया वो सेल करते हैं, अदरवाइज नहीं भी करते हैं। तो इंडिया में इस तरह के एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया है शुरू से ही, ये हिस्ट्री बताया है। उसके बाद पीटर डी क्रिसनजी, ये जो साइंटिस्ट है ना 2030 से 137 एडी, इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर को जमा किया। एग्रोनॉमी का एक बुक रिलीज किया था इन्होंने, ओपस रूरालियम कमोदरम, ये वाले नाम का एक बुक आया था इनका, और इसीलिए इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद आया वाल हेलमंड 1577 से 1644 एडी, इन्होंने बताया मेन प्रिंसिपल वेजिटेशन का वाटर है, यानी कि वाटर पे इन्होंने जोर दिया। उसके बाद आया जेथरो टूल, इन्होंने जीरो टिलेज और वीड्स, हॉर्स होइंग, हस्बेंड्री, ये सारी चीजों पे जोर दिया, इसीलिए इनको फादर ऑफ वीड साइंस बोलते हैं। उसके बाद आर्थर यंग आए, इन्होंने पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट्स किया, जिसमें ईल्ड बताया कि अगर हम पोल्ट्री, डंग, गन पाउडर और बाकी चीजों को अगर हम सबको एक साथ मिला के पॉट कल्चर तैयार करें, मतलब उस सब का यूज हम करें एग्रीकल्चर में, और उसका 46 वॉल्यूम्स रिलीज हुआ था। इस बुक का, इस जर्नल का नाम है annals ऑफ एग्रीकल्चर। इसको मत सोचिएगा कि ये मिसप्रिंट है, एनुअल्स नहीं है, ये अनल्स ही है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद एक ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच जो है स्टार्ट किया गया था जस्टिस बॉर्न लिविक के द्वारा 1840 में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जिसमें पहला है लीफ एरिया इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, इसका फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे, और ये किनके द्वारा दिया गया था, वाटसन के द्वारा 1948 में। इसमें टोटल लीफ एरिया का जो हम मेजर करते हैं वो मीटर स्क्वायर में रखते हैं, और उसके बाद ग्राउंड एरिया निकालते हैं, वो भी मीटर स्क्वायर में रहेगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। और ये जो डिवीजन के बाद जो हमें मिलता है यही है लीफ एरिया इंडेक्स, यानी कि LAI। उसके बाद है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, इसमें रिलेटिव लैंड एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद सोल क्रॉप का कितना एरिया है वो। इसके बाद उसमें प्रोडक्शन, ही अगर हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो क्या प्रोडक्शन आता है, ये उसका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो हुआ। तो दोनों के यील्ड को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, किससे, सोल क्रॉप से। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और ए का मतलब हुआ सोल क्रॉप, बी का मतलब हुआ इंटर क्रॉप। तो अगर हम एक एक क्रॉप को और इंटरक्रॉप करने के बाद जो उसका यील्ड आएगा, ये दोनों को ऐड कर देते हैं और एक वाले क्रॉप को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। और ये अगर 1 से ज्यादा है तो इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल है, मतलब करना चाहिए उसमें। और अगर LER जो है ना 1.10 आता है, मतलब कि मिक्सचर ज्यादा यील्ड देगा, 10% बढ़ जाएगा, 10% की रेट से बढ़ जाएगा। नॉर्मली जितना हम खेती करेंगे जो यील्ड मिलेगा, अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1.10 है तो 10% हमको यील्ड ज्यादा मिलेगा, इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल। उसके बाद थर्ड में क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल क्रॉपिंग एरिया ले लेंगे और नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमेशा परसेंटेज में आएगा, क्योंकि जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, चीज बदल जाती है परसेंटेज में। तो ये जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इंडिया का, वो लगभग 135% के आसपास है। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में लैंड फिक्स रहता है और क्रॉप को हम रोटेट करते रहते हैं। एक साल के बाद उसी सेम लैंड पे एक साल बाद हम सेम चीज फिर से उगाएंगे, लेकिन इस बीच में हम कुछ और उगाएंगे, तो रोटेट हो रहा है ना। क्योंकि इसमें जनरली सीरियल्स के बाद पल्स क्रॉप उगाते हैं लोग अगले साल, क्योंकि पल्स क्रॉप जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, बेसिकली यही
मोटो रखा जाता है इसको उगाने के लिए। और इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, सॉइल इरोजन घटता है, मॉइस्चर कंजर्व हो जाता है, हार्मफुल पैथोजन इंसेक्ट पेस्ट नेमाटोड वीड्स, ये सब जो उस पार्टिकुलर, कुछ कुछ ऐसे वीड्स होते हैं, ऐसे नेमाटोड्स होते हैं ना, जो पार्टिकुलर क्रॉप पे ही अटैक करते हैं। अगर हम रोटेट करके कुछ और उगा दिए तो वो नेमाटोड तो वो उसको खाना तो मिल नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, और हमारा जो उसका साइकिल चल रहा था ना, हमने उसको ब्रेक कर दिया तो हमारा क्रॉप बच जाएगा। तो ये क्रॉप रोटेशन के इतने सारे एडवांटेजेस हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए। उसके बाद पांचवा कंसेप्ट है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, जिसको सीआरआई बोलते हैं। ये नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन, मतलब आप कितने क्रॉप रोटेट जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ एक पल्स उगा रहे हैं तो एक ही क्रॉप हुआ। हम जितना नंबर ऑफ क्रॉप्स उगा रहे हैं ना क्रॉप रोटेशन में, वही उसका नंबर यहाँ पे उसको डिवाइड करना है, किससे, साल से, कितने साल में आप रोटेट कर रहे हैं। और सबको करने डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर एक साल में आप राइस और पी उगा रहे हैं तो नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन कितना हुआ, एक। नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन, एक साल। तो 1 बाय यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉप्स कितने हुए, राइस और पी मिला के 2 हुए ना, तो 2/1 इंटू 100, तो कितना आएगा, 200 आएगा, इसलिए 200% हो गया। उसके बाद अगर 2 साल का पूछ रहा है तो 2 साल में 3 क्रॉप दिया है, ग्राउंडनट, व्हीट और शुगर केन। तो नंबर ऑफ क्रॉप्स कितने हुए, 3, और ईयर्स कितना हुआ, 2, तो 3/2 इंटू 100, और इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 150। 150% आ गया यहाँ पे। इस तरह से ये फॉर्मूला को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर क्रॉप की कितनी है। उसके बाद आता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग, अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न को अगर हम एक फार्म पे यूज करते हैं, इंटरेक्शन की मदद से, फार्म रिसोर्सेज, सारे फार्म रिसोर्सेज को हम यूज कर लिए, एंटरप्राइजेस को यूज कर लिया, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर लिए, उसकी मदद से हम एक क्रॉपिंग पैटर्न तैयार किए, उस पूरे सिस्टम को हम क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। तो पैटर्न और सिस्टम में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। ये इफिशिएंट यूटिलाइजेशन और एसिमिलेशन ऑफ CO2 इन फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी को हार्वेस्ट, मतलब क्या हुआ इसका, जो प्लांट्स है या ट्रीज है वो क्या करता है, यूज करता है CO2। अब वो फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में उसको यूज किया, लेकिन उसको इफिशिएंटली यूटिलाइज कितना किया, मतलब वो हमको यील्ड कितना दिया, इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है। वही इसका क्या है, हार्वेस्ट इंडेक्स है। और HI, हार्वेस्टिंग इंडेक्स को एक और नाम दिया गया, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, कि इफेक्टिव वो कितना रहा। इसको कैलकुलेट करने के लिए इकोनॉमिक यील्ड जो हमको मिल रहा है ग्रेन का, और डिवाइड करेंगे बायोलॉजिकल यील्ड से। बायोलॉजिकल यील्ड क्या होता है, उसमें घास फूस को भी गिन लेंगे। घास फूस, बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी जिसमें जीवन है, पत्तों में भी तो जीवन है, लेकिन हम राइस के पत्ते तो खाते नहीं है, राइस के सीड खाते, ग्रेन खाते हैं उसका। तो जो साइड से जो पत्ते होते हैं और बाकी सारी चीजें उस पेड़ में जो जो है सब, वो सब को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कहलाएगा बायोलॉजिकल यील्ड। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम ग्रेन को ही तो बेचते हैं ना, खाते या बेचते हैं जो भी, तो जो इकोनॉमिक यील्ड हुआ वो उसके ग्रेन का वजन हुआ, मतलब उसके यील्ड का। तो इकोनॉमिक यील्ड को अगर हम बायोलॉजिकल यील्ड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसका हार्वेस्ट इंडेक्स होगा। यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के हार्वेस्ट इंडेक्स दिया गया है। पोटैटो का 82%, वीट का कितना होगा, 40%, राइस का 50%। ये 0.82 दिया है बिना 100 से मल्टीप्लाई किए, 100 से मल्टीप्लाई करके 82% हो जाएगा। तो इस तरह से इतने सारे क्रॉप्स का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 8 नंबर में है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, यही जो HI को ही तो दूसरा नाम दिया गया था ना, मतलब बोला गया था उस नाम से। लेकिन अगर हम ये टर्म देंगे तो इसका कैलकुलेशन और टर्म इसको अलग रखा गया है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंक को सोर्स से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे। तो सोर्स किसको कह रहा है, सोर्स ऐसे पार्ट्स ऑफ प्लांट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और सिंक उसको बोलेंगे जहाँ पे जाके जमा हो रहा है। सोर्स मतलब जहाँ से निकल के आ रहा है, सोर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से आ रहा है, ओरिजिन। तो ओरिजिन वो हुआ ना जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, किचन को बोल रहा है जहाँ पे खाना बन रहा है। और सिंक, पेट में जा रहा है तो पेट हमारा सिंक हो गया जहाँ पे जमा हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे स्टेम जो है पोटैटो का, जहाँ पे जाके खाना जमा हो रहा है तो वो उसका क्या हुआ, सिंक हुआ। लेकिन उसकी पत्तियां, पत्तियां उसके सोर्स हुए।
तो सोर्स सिंक को हम सोर्स से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। उसके बाद है 9 नंबर में sorghum सिकनेस। sorghum सिकनेस एक तरह का बीमारी है जो कि क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है, एक तरह का बीमारी नहीं, मतलब कि एक तरह का इफेक्ट है, प्रभाव है। अगर हम sorghum उगा रहे हैं तो जो हम बाद में जो क्रॉप उगाएंगे ना, उसको नाइट्रोजन थोड़ा कम मिल पाएगा। सक्सीडिंग क्रॉप को क्या होगा, अनअवेलेबल हो जाएगा नाइट्रोजन। इसका रीजन है स्टबल्स, जो स्टबल्स बच जाते हैं ना sorghum के, वो लॉन्ग टाइम उसको लग जाता है डिकम्पोज होने में, और जिसकी वजह से वाइड CN रेशियो हो जाता है। और CN रेशियो क्या हुआ, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो। और इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में सॉइल का नाइट्रोजन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, या फिर कुछ टाइम के लिए, जब तक वो मेंटेन नहीं हो जाता तब तक के लिए वो इमोबलाइज हो जाता है, यानी कि वहां से निकल के वो उस फॉर्म में कन्वर्ट होके प्लांट्स के अंदर नहीं जा पाएगा, वो वहीं पे रुक गया। और उस वजह से जो हम इसके बाद जो क्रॉप लगाएंगे ना, उसको बिल्कुल नाइट्रोजन मिल ही नहीं पाएगा, और वो सिम्टम हमें दिखाई देगा क्या, नाइट्रोजन डिफिशियंसी की। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए ना हम 25% ज्यादा नाइट्रोजन देना पड़ेगा। मतलब अगर हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि 20 किलो हम नाइट्रोजन डाल रहे थे फील्ड में, और अभी हम sorghum उगाए हैं, तो अगले बार हम 25 और ऐड कर देंगे, उसमें 45 किलो हमको नाइट्रोजन देना पड़ेगा। 25% हमको नाइट्रोजन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का नाइट्रोजन क्या कर दिया है sorghum, इमोबलाइज्ड कर दिया है। यही है sorghum सिकनेस। उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर समझेंगे। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राई लैंड फार्मिंग, और तीसरा है रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग वो हुआ ना जिसमें सबसे कम बारिश होती है, मतलब एक केस में आप समझ लीजिए कि एरिड है। और ड्राई लैंड जो है, उसमें थोड़ा थोड़ा बारिश ड्राई वाले से ज्यादा होगा, लेकिन रेनफेड से कम होगा। ये बीच बीच का एक तरह का सिचुएशन है। और इसमें आपको इन तीनों को कंपेयर करने के लिए एक न्यूमेरिकल डिजिट्स है, वो याद रखने होंगे, वो है 750। अगर 750 से कम है तो वो ड्राई फार्मिंग हुआ, 750 से ज्यादा है तो वो ड्राई लैंड हुआ। और इसका रेंज यहाँ पे दिया है, 750 से तो ज्यादा होगा लेकिन 1150 से कम होगा, और सबसे लास्ट वाले में 1150 से ज्यादा होगा, वो रेनफेड हो गया, यानी कि उसमें बारिश 1150 माइक्रो मिलीमीटर से बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, मोर देन 1150। और इसमें ड्राईलैंड वाले में क्या था, रेंज बता दिया था 750 से 1150 के बीच में। तो ये रेनफेड वाली को हम ह्यूमिड रीजन में करते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश अच्छी खासी होती है। ड्राईलैंड फार्मिंग हमको ऐसी जगह पे करना होगा जो सेमी एरिड हो। सेमी एरिड यानी पूरी तरह से शुष्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ भी बारिश कम होती है, स्पेशली ब्लैक सॉइल में। अगर ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी हमको देना पड़ेगा ड्राईलैंड वाले में। और ड्राई फार्मिंग में वहाँ तो बारिश ही नहीं हो रहा है, वहाँ हमको ड्रेनेज का क्या करना है, वहां तो हमको पानी मैनेज करना होगा, किसी तरह से ऐसा करना होगा कि मॉइस्चर इवेपोरेशन कम हो। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, क्या है, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। मतलब ड्राई वाले में तो इतना पानी उड़ गया है ना कि हमको पानी बचाना पड़ गया। और रेन ड्राई लैंड वाले में क्या हुआ है, बारिश तो हो रही है और थोड़ा बहुत इवेपोरेशन भी हो रहा है, तो हमको कुछ परसेंट तक ड्रेनेज फैसिलिटी देनी होगी। और रेनफेड में तो इतना ज्यादा बारिश हो रहा है कि पूछो मत, तो उसमें हमको क्या करना होगा, उसमें भी ड्रेनेज फैसिलिटी देनी होगी। फर्स्ट वाला ड्राई फार्मिंग एरिड रीजन में किया जा रहा था, ड्राई लैंड फार्मिंग सेमी एरिड में, और रेनफेड ह्यूमिड में। उसके बाद ये देखिए एक टेबल दिया है, यहाँ पे जो जो मैंने पॉइंट्स अभी गिनवाए वो सारा लिखा हुआ है। और ये जो टेबल है ना, ये पुराने बेसिस के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसमें 2 क्लासिफिकेशन है, और हम लोग जो अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं वो 3 क्लासिफिकेशन था। तो ओवरऑल हम मान लेते हैं कि ड्राईलैंड और ड्राई फार्मिंग को एक बॉक्स में रख दें, और रेनफेड को एक बॉक्स में रख दें। तो 800 के आसपास, अगर 800 या 800 से कम है तो ड्राईलैंड फार्मिंग होगा, ये है रेनफॉल। और उसके बाद अगर 800 से ज्यादा है तो वो रेनफेड। उसके बाद मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, इसमें तो कम है ना मॉइस्चर, तो हमको बचाना पड़ेगा। पीईटी क्या है, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, यानी कि इवेपो मतलब क्या हुआ, वाष्पीकरण, मतलब जितना वो पानी उड़ा दे रहा है पत्ता। और ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन हो रहा है सॉइल से। ठीक है,
सॉइल से जो पानी हम दिए थे वो इवेपोरेट कर गया। लेकिन ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, स्टोमेटा स्टोमेटा उसमें इन्वॉल्व होता है, लीव्स में से जो पत्ते में से पानी उड़ता है। तो इन दोनों को मिला जुला के जो ओवरऑल जो वाटर का लॉस हुआ उसको पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यही है कि अगर ये ज्यादा हो रहा है ट्रांसपिरेशन, मतलब हम जितना पानी दे नहीं रहे उससे ज्यादा तो उड़िए जा रहा है, तो ये क्या हुआ, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कम है, ड्राईलैंड फार्मिंग हुआ। और रेनफेड वाले में ये एनफ है, ठीक ठाक है, मतलब हम दे ज्यादा रहे हैं पर उतना इवेपोरेट नहीं हो रहा है, मिट्टी में रह जा रहा है। इसलिए तो इसमें ड्रेनेज का जरूरत पड़ रहा है। ग्रोइंग सीजन इसमें लेस देन 200 रखेंगे, क्योंकि ज्यादा दिन सरवाइव ही नहीं कर पाएगा पौधा, पानी तो कम है। और रेनफेड वाले में 200 दिन से ज्यादा लंबा क्रॉप भी हम चूज कर सकते हैं। ग्रोइंग सीजन ये एरिड, सब एरिड और सब ह्यूमिड में ड्राईलैंड फार्मिंग करते हैं, और रेनफेड फार्मिंग ह्यूमिड और सब ह्यूमिड एरिया में। क्रॉपिंग सिस्टम कैसा रखेंगे, ज्यादा क्रॉप लगा देंगे तो क्या होगा, वाटर के लिए कंपटीशन हो जाएगा, ऑलरेडी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में या तो हम सिंगल क्रॉप लगाएंगे और नहीं तो मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे। रेनफेड वाले में क्या करते हैं, डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। चलिए अभी मैं बता देती हूँ। मिक्स्ड क्रॉपिंग ये होता है ना कि इसमें हमें एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं करना होता है कि इतने दूर में ही हम ये क्रॉप लगाएंगे, इतने दूर में ये क्रॉप लगाएंगे। इंटरक्रॉपिंग में ना जो दो क्रॉप्स के बीच की स्पेस होती है ना उसको यूज करते हैं, उसमें क्रॉप्स को उगाते हैं। और वो हार्वेस्टिंग के टाइम भी हम उसको अलग हार्वेस्ट कर सकते हैं। पर मिक्स्ड में ऐसा नहीं होता, उसमें सीड मिक्स होते हैं, उसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जहां तहां से जो मन जो क्रॉप ग्रो हो जाता है। और उसको जब हार्वेस्ट करेंगे तो आपको सीड मिक्स, आपको मिक्स्ड मिलेगा जो ग्रेन होता है। जनरली ये करते हैं, क्यों करते हैं, इवेपोरेशन को रोकने के लिए। बीच का स्पेस, उतने ही पानी में दोनों क्रॉप आसानी से ग्रो हो जाता है। एक अकेले क्रॉप रहेगा तो वो ज्यादा उसको धूप लगेगा और वो मर जाएगा, ऐसा कुछ उसमें मेंटेलिटी को लेकर ये चीज किया जा रहा है, सिंगल और मिक्स्ड क्रॉपिंग। और डबल क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग रेनफेड वाले में किया जा रहा है। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या क्या है, मतलब रुकावटें क्या क्या आ रही है, अगर हम ड्राईलैंड फार्मिंग करते हैं तो विंड और वाटर इरिगेशन का चांसेस बहुत है। और रेनफेड वाले एरिया में ना वाटर इरोजन होता है, क्योंकि वहाँ हवा आएगी तो मिट्टी को नहीं उड़ा सकती है, मिट्टी बहुत ज्यादा गीला है। लेकिन यहाँ पे मिट्टी इतनी सूख चुकी है कि विंड भी आएगी तो उड़ा के ले जाएगी, विंड इरोजन हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है यूनिट 3, इसमें अलग अलग प्लानिंग के बारे में बताया गया है। तो तीन प्लानिंग यहाँ पे दिया गया है बुक के अंदर। पहला है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल फार्मिंग, जिसको इनिशिएट किया गया था 1988 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ये सातवां, 5-5 साल का 5 ईयर प्लान निकलता है ना, उसमें ये सातवां वाले में ये चीज दिया गया था। इसको फोर्स में लाया गया था एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को ध्यान में रखते हुए। नीति आयोग जो अभी है ना, उनके द्वारा इसको गठित किया गया था अभी। इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको इसके हेड है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 2015 में बना था नीति आयोग। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, मतलब इसमें तीन मेजर चीजें बताई गई है, तीसरा अगले पेज में है। पहला है प्लानिंग, उन्होंने ये जो प्लानिंग लाया था ना, ये किस 7th 5 ईयर प्लान में था। और ये नीति आयोग के प्लानिंग कमीशन, जो नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा था, उसको उसके पीएम के, जो इंडिया के पीएम हैं, उनके हेड के, उनके अंदर में ये सब किया जा रहा था। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बताए गए हैं, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया है कि अगर एग्रो कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ऐसे फीचर्स जो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो सारी चीजें सिमिलर है तो वो एक ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर आती है, जिसमें है रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज एंड क्रॉपिंग सिस्टम। कभी कभी ये पूछ देता है कि एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या फीचर्स होंगे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये प्लानिंग कमीशन जो इंडिया है, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है इंडिया को। उसके बाद एनएआरपी और आईसीआर जो है ना, 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है। तो यही डिफरेंस है, ये याद रखना है। नीति आयोग 15 ही में डिवाइड किया है, लेकिन जो आईसीआर वाली है वो 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया गया उनके अकॉर्डिंग।
उसके बाद है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन, मतलब जो गंगा बेसिन है ना, उसके आसपास का जो जोन है, ट्रांस गैंगेटिक मतलब जहाँ पे गंगा नदी से थोड़ा दूर है वो। पंजाब है, हरियाणा है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, चंडीगढ़, गंगानगर ऑफ राजस्थान, ये सब ना बहुत दूर है, गंगा रिवर से इनका लेना देना नहीं है। और हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है, क्योंकि वहां पे नदी अच्छे से अवेलेबल नहीं है और थोड़ा ड्राउट कंडीशन है, तो इरिगेशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो हाईएस्ट इरिगेशन एरिया हुआ ना। हाईएस्ट नेट सोन एरिया, नेट सो मतलब जितना हम ओवरऑल सोइंग कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं, वहाँ पानी अवेलेबिलिटी वो लोग उन लोगों ने इरिगेशन की मदद से अपना इंक्रीज कर लिया है, तो वो सोइंग भी ज्यादा करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके प्लांट्स मर जाए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगी और ग्राउंड वाटर यूटिलाइज भी ज्यादा हो रहा है, तो वहाँ का वाटर टेबल जमीन से बहुत अंदर जा चुका होगा। थर्ड में है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऐसा लैंड यूनिट है जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के अंडर में आता है, और इसमें काइंड्स ऑफ सॉइल को ध्यान में रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू NBSSLUP, इसका मैंने नीचे फुल फॉर्म बताया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये जो ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरो, इन्होंने बताया कि 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है। क्लाइमेटिक जोन्स अलग है, उसमें रेनफॉल, टेम्परेचर और बाकी चीजें हम देख रहे थे, और इकोलॉजिकल जोन में हम सॉइल देख रहे हैं, लैंड यूज क्राइटेरिया देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, अभी 20 हो चुका है, और इसको ICR के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि 8 जोन है बस। उसके बाद चौथा पॉइंट है ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सूखा। अगर 75% से कम बारिश हो रही है नॉर्मल से, मतलब नॉर्मली मान लेते हैं कि 100 mm था, लेकिन अभी 75% घट गया, यानी कि 25% ही बारिश हुई, तो वो क्या हुआ, नॉर्मल से 75% कम हुआ, तो वो ड्राउट कहलाएगा। लेकिन अगर 50 से ऊपर हुआ नॉर्मल से, मतलब 50 से भी नीचे, मतलब मिनिमम वो 75% ही घटा था ना, अब 50% घट गया, तो वो और ज्यादा घट गया अब। पहले 75 तो था कम से कम, अभी 50 हो गया, वो और घट गया, 25 और घट गया, तो ये सीवियर ड्राउट हुआ, बहुत ज्यादा सूखा। उसके बाद है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, MAI। ये रेशियो है रेनफॉल और जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब चांसेस है एवेपोर ट्रांसपिरेशन का, इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहेंगे, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। मतलब अगर 50% प्रोबेबिलिटी है कि क्या है, आपका जो रेनफॉल है वो होगा 50%, तो वो ऊपर में रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रखेंगे पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। इन दोनों को जो डिवाइड करके आएगा वही है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। उसके बाद आ गया आपका इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है। अभी जस्ट मैंने बताया कि सॉइल मॉइस्चर जो है लिमिटिंग फैक्टर है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हमको मॉइस्चर ही तो मेंटेन करना है, इसीलिए तो पानी की बात हो रही है। तो 60 से 70% रेनफॉल तो लॉस हो जाता है इवेपोरेशन होके, मिट्टी इतनी सूख जाती है कि उसका 70% पानी इवेपोरेशन होके उड़ गया, और बचा खुचा जो था वो प्लांट्स अपने पत्तों से उड़ा दिया ट्रांसपिरेशन करके। तो मिला जुला के जो ओवरऑल पानी का लॉस हुआ वही है इवेपो ट्रांसपिरेशन, जिसको ET लॉस बोलते हैं। और ये लॉस को हम रोकने के लिए मल्चिंग करेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट्स का यूज करेंगे, विंड ब्रेक लगाएंगे। एंटी ट्रांसपेरेंट मैंने पिछले क्लास में बताया था, अभी हम लोग वो 4 जो मैंने टाइप्स बताया था वो अगले पेज में हम पढ़ने वाले हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट्स का पहला टाइप है स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप। चलिए पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो प्लांट सरफेस पे लगाए जाते हैं पत्तों पर, पेड़ों पर, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, तो हम हमारा पौधा सरवाइव कर पाएगा। तो ड्राईलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटी ट्रांसपिरेशन क्या करता है, क्योंकि वो स्टोमाटा का क्लोज कर दिया तो वो फोटोसिंथेसिस भी रोक देगा ना, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपिरेशन तो रोकेगा नहीं, तो इनडायरेक्टली ना ग्रोथ भी रुक जाता है प्लांट्स का। तो इसीलिए लिमिटेड वे में ही हमको करना होगा यूज, अगर ज्यादा यूज कर दिए तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल रुक जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट सीधे मर ही जाएगा। तो इसको हम सेव करने के लिए ये सब चीजों का नर्सरीज और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में यूज करते हैं। पहला स्टोमाटा क्लोजिंग, जिसका एग्जाम्पल है PMA, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अभी जितने एग्जाम्पल आएंगे ना सबको ध्यान में रखना है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA, जिसको एक है एट्राजीन और CO2, ये सब एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं। ये सब
स्टोमाटा पे सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं, वाटर लॉस रोक देते हैं। स्टोमाटा को बंद कर दिए तो बंद बंद करने की वजह से वाटर लॉस रुक गया। उसके बाद सेकंड है फिल्म फॉर्मिंग। फिल्म फॉर्मिंग यानी कि वो एक परत बना लेते हैं, एक पतला। आप लोगों ने वो जिल्द देखा होगा ना, जो हम लोग कॉपी के ऊपर लगाते हैं, कवर पतला वाला, ट्रांसपेरेंट वाला। उसी टाइप का एक फिल्म के जैसा ये लेयर बन जाता है। इसके एग्जांपल है मोबिलीफ, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेकानोल, सिलिकॉन ऑयल, वैक्सेस, ये सारे फिल्म फॉर्मिंग में आते हैं। ये सब ट्रांसपिरेशन लॉस को रोक रहे हैं थिन फिल्म बन के। ये फिजिकली बैरियर है। स्टोमाटा क्लोजिंग वाले आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो माइन्यूट लेवल, स्टोमाटा बहुत छोटा होता है, माइन्यूट लेवल पे उन्होंने स्टोमाटा को क्लोज किया है। पर फिल्म फॉर्मिंग आपको नजर आएगा, फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करेगा। थर्ड है रिफ्लेक्टिंग टाइप। ये भी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन प्लांट का पत्ता जिस पे आप अप्लाई किए हैं वो इतना चिकना हो जाएगा कि सनलाइट आएगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जैसे शीशा पे रोशनी पड़ता है तो शीशा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक उस तरह का हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग टाइप, इसका एग्जांपल है केओलिन। 5% पे अगर हम इसका यूज करते हैं तो ट्रांसपिरेशन लॉस को रोकता है। और चौथा है ग्रोथ रिटार्डेंट्स। ग्रोथ रिटार्डेंट्स बेसिकली वो होता है जो सूट के ग्रोथ को ही रोक देता है। पत्ते ही कम होंगे तो इवेपोरेशन अपने आप कम हो जाएगा। इससे रूट ग्रोथ बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी खींच पाएगा प्लांट्स जमीन से। और क्या होगा, ड्राउट्स को रेजिस्ट करने का ताकत देगा प्लांट्स को। और ये एक तरह का स्टोमाटा क्लोजिंग भी है। जैसे पहला एग्जांपल है साइकोसेल, ये ग्रोथ रिटार्डेंट है और ये सारा काम ये करता है। इसी में है अब विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि हमको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर करना है तो हमको या तो मल्चिंग करनी होगी, या तो ये रिफ्लेक्ट एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज करना होगा, और तीसरा था विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट यूज करना होगा। तो विंड ब्रेक क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर जो विंड को फ्लो करने में रोकते हैं। मतलब विंड अगर स्पीड में आ रहा है और यहाँ पे हम कुछ खड़ा कर दिए, उससे टकरा के हवा वापस जाएगा, या तो उसका स्पीड घट जाएगा या तो वापस ही पूरी तरह से मोड़ देगा विंड के डायरेक्शन को। तो ये विंड ब्रेक का काम हुआ। और शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, इसमें हम बहुत सारे ट्री लगा देते हैं विंड के डायरेक्शन में। तो वो विंड से बचा लेते हैं हमारे क्रॉप को नुकसान होने से बचा लेते हैं। तो इसमें मैंने एक दिन बताया था, फिर से बता देती हूँ। एक होता है विंडवर्ड साइड, एक होता है लीवर्ड साइड। अगर इधर से विंड आ रहा है तो ये डायरेक्शन इसका क्या हुआ, विंडवर्ड साइड। लेकिन इसके पीछे वाला जो साइड है वो क्या हुआ, लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड में 5 से 10 गुना हाइट होना चाहिए और 30 टाइम्स होना चाहिए लीवर्ड साइड। मतलब एक इस तरह का स्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ेगा, स्लोपिंग जैसा। तो स्टार्टिंग का जो रहेगा ना, जो विंड के डायरेक्शन में है, उसका हाइट होना चाहिए कितना, 5 से 10 टाइम्स। और जो लीवर्ड साइड है उस साइड हाइट होना चाहिए 30 टाइम्स। ये रेशियो सब बताया हुआ है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। उसके बाद है सेवेंथ पॉइंट में एग्रो फॉरेस्ट्री। अच्छा, ये सेवेंथ पॉइंट कैसे हुआ, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना ड्राई लैंड बाकी और फार्मिंग्स था, उसी का ये सेवेंथ पार्ट है। यूनिट 3 में हम लोग एग्रोक्लाइमेटिक जोन, इकोलॉजिकल जोन, ड्राउट, इवेपोट्रांसपिरेशन, ये सब जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे थे ना, उसी में ये 7वां पॉइंट है एग्रो फॉरेस्ट्री यूनिट 3 में। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में बताया है कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, मतलब हम उसी लैंड को इस तरह से यूज करेंगे कि हम उसका लैंड का यूज बढ़ा दिए। उसमें एक ही लैंड में हम बहुत सारा काम एक साथ कर ले रहे हैं। मतलब हम क्रॉप भी उगा रहे हैं, फ्रूट भी उगा रहे हैं, फॉरेस्ट के भी प्लांट उसी में लगा दिए, जानवर को भी वहीं ले जाके बांध दिए। तो एक तरह का मिला जुला फॉरेस्ट्री, मतलब जंगल में एग्रीकल्चर को हम कर रहे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब तो यही हुआ, एग्रो का मतलब वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यानी जंगल। तो इसमें पहला है एग्री सिल्वीकल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उगाते हैं फॉरेस्ट ट्री के साथ, जंगली पेड़ों के साथ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को उगा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट। एक एग्जांपल आप खुद से ले सकते हैं। जंगल में पेड़ मान लीजिए पीपल का है या जामुन का है, या और ऐसे पेड़ है जो छांव देते हैं, और उसके साथ में हम जो बीच का जगह बच जाता है वहां पे गेहूं या धान कुछ उगा लिए। तो ये एग्री सिल्वीकल्चर हो गया। उसके बाद है सिल्वो पास्टोरल कल्चर। इसमें हम फॉरेस्ट के मतलब हम वुड के लिए फॉरेस्ट जंगल किस लिए लगाते हैं, लकड़ियों के लिए जनरली। उसके साथ साथ हम जानवर ले जाके वहां पे बांध दे रहे हैं, वो जो गोबर कर रहा है वो प्लांट यूज कर ले रहा है। तो मतलब इनडायरेक्टली वहां पे हम
अपने पशुओं को भी पाल रहे हैं और साथ में पेड़ भी उग रहा है। तो ये हो गया सिल्वो पास्चुरल कल्चर। उसके बाद है एग्रो सिल्वो पास्चुरल, मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप भी है, फॉरेस्ट क्रॉप भी है और साथ में पशु भी बांध रहे हैं वहां पे। एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर, एग्रीकल्चर क्रॉप है, अब फॉरेस्ट क्रॉप तो है ही, साथ में हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा दिए, मतलब फॉरेस्ट क्रॉप की जगह पर। मतलब वो अब सिर्फ छांव नहीं देंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो वो अब फल देंगे, और साथ में सिल्वी कल्चर। ठीक है। उसके बाद है एग्री सिल्वी एक्वा कल्चर, मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप है, फॉरेस्ट क्रॉप है और साथ में मछली पाल रहे हैं। अब है यूनिट 4, इसमें एग्रोनॉमिक मेजर्स बताए गए हैं। अगर स्लोप 2% से कम हो, ठीक है, तो इरोजन का प्रॉब्लम उतना खतरनाक नहीं होता है। स्लोप 2% से कम कितना हुआ, एकदम ना के बराबर, इतना, तो उतना भी तो इरोजन होगा नहीं। इससे ज्यादा होगा तो फिर इरोजन होना स्टार्ट होगा, हवा से या पानी से, विंड इरोजन वगैरह वगैरह। तो इसमें हमको कुछ प्रैक्टिसेस बताई गई है, वही प्रैक्टिसेस यूनिट 4 में हमको पढ़ना है। जैसे पहले काउंटर कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ईटीसी। तो पहला काउंटर कल्टीवेशन, ऐसा कल्टीवेशन ना जो हम स्लोप के अकॉर्डिंग, जैसे वो टेरेस वाला फार्मिंग सिस्टम में बताए थे, पहाड़ है ऐसे, उसके ऊपर ऐसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना बना के उस पे अगर हम जो कल्चर करते हैं वो काउंटर कल्टीवेशन के अंदर आता है। बी है मल्चिंग। अब मल्चिंग हम कर देंगे ना तो सॉइल वाटर तो इम्प्रूव होगा ही, साथ में इवापोरेशन रुक जाएगा। और क्रॉप रेसिड्यू, ये हम किसकी किसकी मदद से कर सकते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक मल्चिंग कर रहे हैं तो हमको क्रॉप के बचे खुचे पार्ट को भी यूज कर सकते हैं, क्रॉप रेसिड्यू, लीव्स, मेन्योर्स, पॉलीथीन फिल्म्स, ये सब को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं। फिर तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी हम सिस्टम ऐसे क्रॉप ना जिसमें हम लंबी लंबी पट्टियां मतलब तैयार करेंगे, लाइन से क्रॉप को उगाएंगे, और वो ऐसे क्रॉप को उगाएंगे जो इरोजन को रेजिस्ट कर सके। मतलब इधर से अगर पानी आ रहा है तो यहाँ से वो मिट्टी को इतना पकड़ के रखा है कि वो आगे मिट्टी बह के ना जा पाए। तो इस तरह से क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स को हम उगाएंगे अल्टरनेट में, स्ट्रिप बना के। एक लाइन में ये क्रॉप है, फिर अगले लाइन में दूसरा क्रॉप है, फिर अगले लाइन में तीसरा टाइप का क्रॉप है। तो एक तरह का धारी धारी स्ट्रिप तरह का स्ट्रिप बना के हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लेते हैं एक परमिटिंग क्रॉप है, मतलब ये उतना जोर से मिट्टी को नहीं पकड़ा है, ये बहा देगा। और एक ऐसा क्रॉप लगा दिया इसके दोनों बाजू में ना, इधर भी, जो मिट्टी को पकड़ के रखता हो, ऐसा क्रॉप लगा दिए। तो इधर से पानी आएगा, बीच में बहाना भी चाहेगा, लेकिन इधर तो इधर वाला क्रॉप उसको मिट्टी को फिर से पकड़ लिया। तो एक तरह का स्ट्रिप हो गया ना तैयार, अल्टरनेट अल्टरनेट का। तो इनडायरेक्टली इरोजन रुक गया। मैकेनिक, अभी हम लोग एग्रोनॉमिक मेजर पढ़े थे कि कैसे कैसे हमको क्या क्या करके एग्रोनॉमिक तरीके से हमको इरोजन रोकना है। अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल मेजर, जिसमें हम एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, साथ में हमको कुछ अलग से दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो जो एग्रोनॉमिकल मेजर था वो लेस देन 2% स्लोप के लिए था, ये ध्यान में रखना। और जो मैकेनिकल मेजर है वो मोर देन 2% स्लोप के लिए है। तो क्या क्या है अगले पेज में देखते हैं। इसमें पहला है काउंटर बंडिंग, मतलब हम बंड्स बना देंगे, बांध, मतलब अब सीढ़ी से काम नहीं चलेगा, सीढ़ी पे भी बहने लगेगा। तो सीढ़ी जो ऐसे सीढ़ी पे कल्चर हो रहा था ना, पहाड़ अभी बताया, सीढ़ी ऐसे बनाए, तो सीढ़ी के किनारे में भी हमको बांध बनाना पड़ेगा, सारे सीढ़ियों पे बांध, उसको काउंटर बंडिंग बोलेंगे। ये अप टू 6% स्लोप के लिए है। उसके बाद है ग्रेडेड बंडिंग। ग्रेडेड में क्या होता है कि उसमें धारियां बनी होती है, और इसमें अगर रेनफॉल 800 mm से क्या है, ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो पानी को बह के कहीं पे जाने के लिए रास्ता देना होगा, लेकिन वो इस तरह से जा रहा हो कि मिट्टी को बहा ना पा रहा हो। समझ रहे हैं। तो बंडिंग देते हुए साथ में ग्रेडिंग करते चलेंगे, और ये 2 से 10% स्लोप के लिए है। तो काउंटर और ग्रेडेड बंडिंग लगभग सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है। ग्रेडेड बंडिंग हम ज्यादा रेनफॉल के लिए कर रहे हैं, लेकिन काउंटर वाले में ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है। फिर है सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन। हम्म। तो सब सॉइलिंग में ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल मेजर, मतलब हम उसमें कुछ मेहनत वाला काम कर रहे हैं, हमको कुछ बना देना पड़ रहा है या फोड़ देना पड़ रहा है। इसमें फोड़ रहा है, मतलब फोड़ने का मतलब तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, मिट्टी को तोड़ दे रहे हैं, मिट्टी में एक लेयर जमा,
बारिश नहीं हो रहा है ना, तो मिट्टी का अर्थ क्रस्ट हार्ड हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उसको हमको तोड़ना पड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो वो अंदर तक ये बाकी चीजें नहीं कर पाएगा। एयर एयर नहीं पहुंच पाएगा मिट्टी में और प्लांट ग्रोथ रुक जाएगा। तो हम सब सॉइलिंग करेंगे, हार्ड पैन को तोड़ेंगे 30 से 60 सेंटीमीटर डेप्थ तक, और इंटरवल रखेंगे 90 to 180। उसी में डीप। अब ये हम लोग पढ़े तीन तीन चीज। अब चौथा है ब्रॉड बेड और फरो। आप लोगों ने देखा होगा रीज फरो, मतलब एक जगह ऊंचा कर देंगे, फिर थोड़ा सा नाला जैसा बना देंगे, फिर ऊंचा कर देंगे। ऐसे करके जो रीज और फरो बनाते हैं ना, उसी उसी को ये कह रहा है ब्रॉड बेड एंड फरो। वही बात हुआ। ये हम लोग जनरली डीप ब्लैक सॉइल में करते हैं ड्रेनेज के लिए, क्योंकि मानसून के टाइम में ना पानी बहुत ज्यादा जमा होने लगता है, और ब्लैक सॉइल का ड्रेनेज बहुत पुअर होता है। तो हमको उसमें ना ऐसा एक नाली बनाना होगा ना, जिससे पानी बह के हमारे क्रॉप को गलाने का काम ना कर पाए। तो ये वाला सिस्टम हम यूज करेंगे। और सबसे लास्ट में बेंच टेरेसिंग। ये हम पिछला पिछला टाइम बता चुके हैं शायद। 16 to 33% तक स्लोप होना चाहिए। वैसे स्लोप में अनड्यूलेटिंग लैंड में हम क्या करते हैं, बेंच टेरेसिंग का निर्माण करवाते हैं। ये मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं काउंटिंग काउंटर बंडिंग के। ये है जिंक टेरेसिंग। जिंक टेरेसिंग आगे आने वाला है। इसमें देखिए, इसमें भी लगभग ये काउंटर की तरह ही है, लेकिन उसमें ना हिल के अकॉर्डिंग जा रहा है। लेकिन जिंक वाले में देख रहे हैं, एकदम से जिगजैग वे में किया है, जैसे ही उसको सुविधा हो रहा है वैसे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल मल्चिंग। देखिए, मिट्टी के अंदर, इतने अंदर तक हम इसमें क्या कर दिए हैं, होल करके इतना सारा चीज उसमें डाल दिए हैं मल्चिंग के लिए, ताकि इवेपोरेशन डीपली तक ना हो पाए। ये वर्टिकल मल्चिंग है। हॉरिजेंटल मल्चिंग में हम क्या करते हैं, फैला देते हैं मिट्टी पे चारों तरफ। वर्टिकल मल्चिंग में इस तरह से मल्चिंग करते हैं, कुछ डीप तक हम पहले खोद देते हैं और उस पूरे को भर देते हैं ऑर्गेनिक मल्चिंग से या प्लास्टिक से कुछ से। ये है डेफिनेशन उसका। जिंक टेरेसिंग में 3 से 10% स्लोप होता है, और ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है मीडियम टू डीप सॉइल के लिए। इसमें हाई रेनफॉल एरिया है ये, मतलब इसको हमको किसी ना किसी तरह से बचा ही लेना है मिट्टी को बहने से। काउंटर वाले में ज्यादा रेनफॉल नहीं था। फिर है वेजिटेटिव बैरियर्स, मतलब हम ऐसे चीजों को प्लांट कर देंगे ना, जो रोक देंगे, क्या करेंगे, ग्रासेस और सर्ब्स को काउंटर के पास लगा देंगे। इरोगे इरोजन को रोक देंगे ये लोग। जैसे कुश का पेड़, आपने हिंदी में सुना होगा ना, कुश। वही वेटिवेरिया जेलेनिका। ये बहुत अच्छा पेड़ होता है, ये पानी को रोकता है। तो वेजिटेटिव बैरियर में हम इसको ग्रो कर सकते हैं किनारे किनारे में, ये मिट्टी को पकड़ के रखेगा। फिर है वर्टिकल मल्चिंग, इसमें बताया ना अभी मैंने, डिग करेंगे, कुछ एक गड्ढा, ट्रेंच ट्रेंच खोद देंगे, और उसमें क्या करेंगे, स्ट्रॉ या क्रॉप रेसिड्यू कुछ तो भर देंगे। ऐसा कॉफी गार्डन में किया जाता है, और इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। अब वो भर दिए ना, तो जैसे ऊपर से अगर सिर्फ मल्चिंग किए थे, तो सॉइल का नीचे वाला जो पार्ट है वो तो एक्टिव था। लेकिन वर्टिकल मल्च किए तो कुछ सेंटीमीटर्स तक सॉइल अब वाटर को इवेपोरेशन चाह के भी नहीं कर सकता, और उसके कुछ अलग फिजियो मैकेनिज्म है। वो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, लेकिन इतना आप समझिए, ये बिल्कुल अलग है हॉरिजेंटल मल्चिंग से। उसके बाद यूनिट 5। अब हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। इसमें पहला है वेदर। वेदर ऐसे स्टेट, ऐसे हालात और कंडीशन को बोलते हैं, जो कि एक प्लेस पर एक फिक्स टाइम में जो कंडीशन है। जैसे अभी का कंडीशन, अभी थोड़ा थोड़ा सर्दी है, तो ये अभी की बात हम कर रहे हैं, इस जगह की बात कर रहे हैं, हमको बताना पड़ेगा कि इस जगह पे हम हैं, तो वो वेदर हुआ। लेकिन अगर हम पिछले 30 सालों का डाटा बताएंगे, तो वो क्लाइमेट हुआ। ये डिफरेंस है बेसिक, यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद है एटमोसफेयर। एटमोसफेयर किसको बोलते हैं, एटमोसफेयर ये कलरलेस होता है, हमको दिखाई नहीं देता है, टेस्टलेस होता है। अगर हम चाहेंगे कि हम इसको टेस्ट करें, तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। ऑर्डरलेस, इसमें स्मेल भी नहीं है एटमोसफेयर में। और ये क्या है, मिला जुला मिक्सचर है गैसेस का। हमारे आसपास जो हवा, उसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे तरह की गैसेस है, लेकिन हमको कभी स्मेल आता है उसका, नहीं आता है। तो ये ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है, और एक तरह से मिक्सचर ऑफ गैसेस है पूरे अर्थ के आसपास, और यही एटमोसफेयर है। और ये कितने हाइट तक फैला है, 1600 किलोमीटर तक।
और लगभग 99% जो है एटमॉस्फेयर का, वो 40 किलोमीटर हाइट सरफेस पे ही है। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत कम अमाउंट में, मतलब गैसेस का अमाउंट कम होने लगता है। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीजन घटने लगता है, गैसेस घटने लगती है। तो ज्यादा मास किधर है? लगभग 40 किलोमीटर पे ही सारा गैस और एटमॉस्फेयर का 99% इधर ही है। 1% ही आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। इसी में स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको। अब ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है हमारा। अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है वही तो एटमॉस्फेयर है। तो उस लेयर को साइंटिफिक स्टडी के लिए कई लेयर्स में बांट दिया गया कि ये वाले जगह पे अगर रॉकेट उड़ रहा है या एरोप्लेन उड़ रहा है तो उस लेयर को ये नाम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं, ताकि स्टडी करना इजी हो जाए। तो उसमें पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे नीचे का लेयर है, जस्ट ये अर्थ है, इसके ऊपर का जो लेयर है ना, पहला लेयर, ये ट्रोपोस्फेयर। ये 8 से 18 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से। और ये टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर घटते जाएगा, हर हर बार 6 डिग्री घट जाएगा। 1 किलोमीटर जाएंगे फिर 6 डिग्री घट गया, यानी ठंडी बढ़ती जाएगी। ये अर्थ क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। और एटमॉस्फेयर का सबसे डेंस पार्ट यही है, क्योंकि 85% एटमॉस्फेयर का मास ट्रोपोस्फेयर ही कैरी कर रहा है। मैंने पिक्चर दिखाया है, आइए पहले इसी को समझ लेते हैं। ये है ट्रोपोस्फेयर, जो हॉट एयर बैलून है, पैसेंजर प्लेन है। इसी लेयर में घूमता है, 12 से 18 किलोमीटर तक है, 15 से -56 डिग्री तक चला जाता है। क्योंकि हर किलोमीटर पे 6 डिग्री घट रहा है, घट रहा है। तो घटते घटते ये यहाँ तक चला गया, 15 से स्टार्ट हुआ था, -56 डिग्री तक। उसके बाद सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इस लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो यूवी रेज से बचाता है हमको। ये 11 से 50 किलोमीटर तक है, और -56 से -2 डिग्री तक चला गया। मतलब अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। उसके बाद है मेसोस्फेयर। ये 40 से 90 किलोमीटर तक है, और इसमें गर्मी बढ़ते बढ़ते -86 तक चला गया, माइनस नहीं, सॉरी, 86 डिग्री तक चला गया। और उसके बाद थर्मोस्फेयर, ये सबसे गर्म जो लेयर है ना, यही है। ये 90 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये 1200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी लोहा भी पिघल जाए। और सबसे लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। यह 800 से 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 1200 डिग्री तक इसका क्या है, टेम्परेचर है। इसी में स्पेसशिप और सैटेलाइट को छोड़ दिया गया है, ये अपने आप अर्थ के चारों बगल ग्रेविटेशन की मदद से घूमते रहते हैं। और बाकी लेयर्स में मेटेओराइट्स जनरली मेसोस्फेयर में ही घूमते रहते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर होता है, और ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला लेयर है, इसी में एरोप्लेन ट्रेवल करता है। तो ये था, मैंने गूगल से ये पिक्चर लिया है। और ये जो आपको मार्क दिख रहा है, ऑब्वियसली ये था, मेरा नहीं है ये पिक्चर। उसके बाद है वेदर फेनोमेना, जितने होते हैं, बारिश है, कुहासा है, ओस है, ये सारी चीजें ना, ये पहली वाली लेयर में ही हो रही है, ट्रोपोस्फेयर में। सेकेंड लेयर मैंने अभी बताया, सेकेंड लेयर कितने हैं, 8 से 18 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर तक जाएगा। 8 से शुरू हुआ है, 50 तक जाएगा। ये वार्मेस्ट, बहुत गर्म है ये लेयर, मतलब बाकी के कंपैरिजन में। क्योंकि अभी क्या था, ट्रोपोस्फेयर थोड़ा ठंडा था ना, -6 डिग्री से हर बार घट रहा था। पर इसके एंड आते आते ना बढ़ना शुरू होता है टेम्परेचर, और थर्मोस्फेयर तक जाके बहुत बढ़ जाता है। तो इसी में ओजोन लेयर यूवी रेज जो एब्जॉर्ब करता है, जिसको ओजोनोस्फेयर बोलते हैं, इसी लेयर में पाया जाता है। और वो अर्थ से 25 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब अभी हम अर्थ के जो सरफेस है ना मिट्टी का, यहाँ से अगर हम 25 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो जो लेयर मिलेगा वही है क्या, ओजोन। और तीसरा है मेसोस्फेयर, ये सबसे कोल्ड रीजन है। और इसमें ये 80 किलोमीटर तक फैला है, और ये इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम और ऊपर चले जाएंगे एंडिंग तक, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा अब। उसके बाद है थर्मोस्फेयर। इसमें रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह हम इसी लेयर से करते हैं। और इसमें एटमॉस्फेरिक डेंसिटी बहुत कम है। मतलब मैंने बताया ना, स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर्स तक ही 99% एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर तो कुछ एयर है ही नहीं, डेंसिटी बिल्कुल कम। तो वही बात है। उसके बाद ये
आयोनोस्फेयर, इसको आयोनोस्फेयर बोलते हैं क्योंकि थर्मोस्फेयर का जो सबसे अंदर लोअर लेवल है ना उसको आयोनोस्फेयर बोल रहे हैं, और जो बाहर का लेयर है उसको एक्सोस्फेयर बोल रहे हैं। उसके बाद है, यहाँ तक लेयर खत्म हो गया, और जो सबसे लास्ट में जो पिक्चर में मैंने दिखाया था ना एक्सोस्फेयर, वो थर्मोस्फेयर का ही बाहर का लेयर है। और थर्मोस्फेयर का जो पहला अंदर का लेयर है उसको आयोनोस्फेयर बोल रहे हैं, यहाँ पे बताया हुआ है। अब है पढ़ना कि एयर में है क्या क्या, कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर, सॉइल के एयर में क्या क्या है। तो सॉइल के एयर में नाइट्रोजन परसेंटेज है मोर और लेस, एटमोस्फेयर में जितना नाइट्रोजन है सेम उतना सॉइल के भी एयर में है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो एटमोस्फेयर से थोड़ा कम है, और CO2 लेवल जो है 10 गुना ज्यादा है एटमोस्फेयर से सॉइल में। ये तो सर सॉइल का, तो अब एटमोस्फेयर का कितना है चलिए देखते हैं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ये पूछ देता है क्वेश्चन, ये याद कर लीजिएगा प्लीज। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, 20.95, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 ppm में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 360 ppm, नियॉन 0.0018%। ये एयर का एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है ना अलग अलग उसका परसेंटेज है, और इसी से कंपेयर किया है सॉइल एयर को, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े कि नाइट्रोजन लगभग सेम है, ऑक्सीजन कम है एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड 8 से 10 गुना ज्यादा है मिट्टी में। उसके बाद है सोलर कांस्टेंट। सोलर क्या होता है सोलर कांस्टेंट? ये एनर्जी है फॉलिंग इन 1 मिनट, जो सरफेस एरिया मतलब कि जो सूरज से धूप आ रही है वो कितने देर में, 1 मिनट में, एक सरफेस एरिया पे 1 मिनट में जितनी धूप गिर रही है वही क्या है, सोलर कांस्टेंट है उसका। और ये जो एरिया है वो कितना हम रखेंगे, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 1 मिनट में जितनी सनलाइट की एनर्जी फॉल कर रही है वही उसका क्या है, सोलर कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट वैल्यू 1.94 कैलोरीज, एनर्जी को हमेशा इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट कैलोरी है, तो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये था उसका क्या कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन जब उसको SI यूनिट में चेंज करेंगे तो वाट बोलेंगे, 1353 वाट पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर में, क्यूबिक नहीं है, वाट्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद सोलर रेडिएशन जो है एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव्स, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है ना वो मतलब जो एनर्जी पैकेट्स है जो सन से आ रहा है, बहुत लोग उसको फोटोन बोल रहे हैं, कुछ लोग वेव बोल रहे हैं, तो उस पे अभी भी बहस चल रहा है, इसीलिए आप स्लैश करके वेव और पार्टिकल दोनों लिखा है। तो कुछ लोग वेव बोलते हैं, कुछ लोग पार्टिकल बोलते हैं। तो वो जो भी चीज है जो सन की तरफ से हमारी तरफ आ रही है, या तो वो वेव है या तो पार्टिकल है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और उसको हम क्या कहते हैं, या तो क्वांटा बोलेंगे या तो फोटॉन्स बोलेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ना था। उसके बाद है पीआर। पीआर का फुल फॉर्म पूछता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये वो रेडिएशन है जो सनलाइट से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रही है और फोटोसिंथेसिस में यूज कर रही है। तो अगर वेव है, अगर जो सन की तरफ से आ रही है वो वेव है, तो उसका कोई ना कोई लेंथ होगा। ऐसे वेव चलती है तो ये जो लेंथ है नॉर्मल से, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से इस तरह से जो वेव कर्व हुई है, तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है यही तो वेवलेंथ होता है ना। तो अगर वेव है, वेव का लेंथ भी होगा, उसी लेंथ को 0.4 टू 0.7 नैनोमीटर रखा गया। तो ये जो वेवलेंथ है यही एक्टिव फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, इसको हम पीएआर बोलेंगे। और पीएआर जो है क्वांटम सेंसर से मेजर किया जाता है, ये मशीन का नाम है, और इसका यूनिट है आइंस्टाइन। और उसको अगर ऐसा यूनिट में बोलेंगे तो वाट पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर। और लक्स, ये पुराना यूनिट है, अब यूज नहीं होता है, सबसे ओल्डेस्ट यूनिट है। ये ब्राइटनेस को बताता है, मतलब सोलर रेडिएशन कितना ब्राइट है वो बताएगा। स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी यूज होता है सोलर रेडिएशन नैरो वेव बैंड्स को मेजर करने के लिए। अब है लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में ये वर्ड आया था। लैप्स रेट का मतलब होता है जो टेम्परेचर गायब होते जा रहा है। लैप्स मतलब नहीं बोलता हम लैप्स कर गए या लैग कर गए, पीछे छूट गए।
तो वही जो गायब हो रहा है धीरे धीरे। तो जो टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था। फिर एक पॉइंट पर जाने के बाद इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। तो जो टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है, जो घट रहा है, वही उसका क्या है, लैप्स रेट है। तो जो नॉर्मल लैप्स रेट है हमारे एटमॉस्फेयर का कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब हर किलोमीटर पे 6 डिग्री घट रहा था। और एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है? एडियाबेटिक वो है ना, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है एयर के वजह से, एयर के आने की वजह से। अब है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। मतलब अगर हम एयर को कंबाइन कर ले और उसके बाद का लैप्स रेट बताएं, तो देखा जाए तो 10 डिग्री का अंतर आ रहा है। ठीक है। और यही जो एब्रप्ट गलत मतलब अचानक से जो ग्रोथ हो रहा है, राइज हो रहा है टेम्परेचर में, फॉल होने के बजाय राइज होना शुरू हो गया। बताया ना मैंने, अभी कुछ दूरी पे के बाद एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। और वो इंक्रीज हो रहा है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की वजह से। और ये जो एब्रप्ट राइज है, मतलब जो अचानक से राइज हो गया, गिरने के बजाय बढ़ना शुरू हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में लैप्स भी हो रहा है टेम्परेचर, और कुछ पॉइंट्स के बाद इन्वर्सन होना शुरू हो गया है। उसके बाद है अल्बिडो। ये एक तरह का फिनोमिना है, ये रेशियो है कि कितना सोलर रेडिएशन आ रहा है और कितना वापस जा रहा है। हमारे अर्थ सरफेस पे जब आप ग्लोबल वार्मिंग का पिक्चर मैंने दिखाया था, कुछ रेडिएशन आते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं अर्थ से, और कुछ जो है, मतलब दो लाइट आई मान लीजिए, उसमें से एक रिफ्लेक्ट कर गया और एक एब्जॉर्ब कर लिया अर्थ। इस तरह से समझना पड़ेगा। तो एल्बिडो क्या है, रेशियो है इनकमिंग का आउटगोइंग से। ये परसेंटेज है सोलर रेडिएशन का, जो सरफेस से वो कितना टकरा रहा है। और ये हमेशा परसेंट में होता है। तो अगर हम क्रॉप सरफेस का अल्बिडो निकालें, तो 23 से 30% होता है। इतना ही परसेंट वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट को। लेकिन जब हम फ्रेश स्नो, जो बर्फ गिरती है, उसका अगर हम एल्बिडो देखें, 75 से 95%, वो बहुत ज्यादा सनलाइट को क्या कर रही है, उसमें इनकमिंग ज्यादा हो रहा है, आउटगोइंग कम हो रहा है, वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है। उसके बाद है साइक्लोन। साइक्लोन एक तरह का रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया है। मतलब अगर यहाँ पे एयर बहुत प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो हमेशा हमेशा जब भी हम क्लाइमेट पढ़ेंगे या उससे रिलेटेड ऐसी कुछ चीजें पढ़ेंगे, तो ये याद रखिएगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ एयर भागने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो जहाँ पे प्रेशर कम है उधर स्पीड में एयर जाएगा यहाँ से। और यहाँ जो स्पीड में गया, तो लो के पास जाने के बाद वो राउंड फॉर्म में हो जाता है और बहुत स्पीड में घूमने लगता है। तो ये जो घूमता है, उसका स्पीड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो डिस्ट्रक्ट करने लगता है, हर चीज को बर्बाद करने लगता है, तबाही मचा देता है। और उसी को साइक्लोन बोलते हैं। इसका सेंटर सेंटर की तरफ अट्रैक्शन, मतलब वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है ये। और बहुत मील तक इसका असर दिखता है हमको। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। और जिस जगह पे लो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पक्का वहां तो फिक्स है कि साइक्लोन आएगा। और इसका अलग अलग नाम है, टोर्नेडो, टाइफून्स, हरिकेन्स, सब साइक्लोन के ही अलग अलग नाम है। आदमी एक नाम अनेक। उसके बाद है क्लाइमेट। हाँ, जो अभी मैंने बताया था ना, 30 सालों का जो हम डाटा रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब किसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, वेदर का। वेदर क्या है, इस समय में इस जगह पे क्या मौसम है, मतलब क्या बदलाव है, टेम्परेचर वगैरह, वही वेदर है। और इस वेदर को अगर हम 30 साल तक रिकॉर्ड करते रहे, पर डे वेदर हम रिकॉर्ड कर रहे 30 साल तक, तो वो जो तैयार होगा वो क्लाइमेट होगा उस जगह का। ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। और वेदर एक दिन का, एक फिक्स टाइम पीरियड का वेदर। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए। पहले आए डी कंडोल 1900 एडी में। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने क्लाइमेट को वेजिटेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने की कोशिश की। कुपेन, ये 1936 में आए। इसमें 5 ग्रुप इन्होंने बताया। ट्रोल 1965 में आए। इन्होंने बोला कि वेजिटेशन जोन के हिसाब से बांट देते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, जो बाकी सब हम लोग पढ़ते हैं ना क्लाइमेट का, वही। ये 1965 में इन्होंने दिया था। इक्रिसट हैदराबाद ने इसी मेथड को अडॉप्ट कर लिया है और उसी में थोड़ा बहुत सुधार कर लिया है इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका और अमेरिका के लिए दिया था।
और चौथे साइंटिस्ट आए थॉर्नवेट। इन्होंने पीई इंडेक्स निकाला, टीई निकाला और सीजन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल निकाला। और इन तीनों के मदद से एक फॉर्मूला दिया पीई इंडेक्स, यानी कि P/E × 100, जहाँ पे पीई का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन यानी कि कितना रेनफॉल हो रहा है, और एनुअल रेनफॉल साल भर में कितना हो रहा है, और ई का मतलब एनुअल इवेपोरेशन, कितना हवा इवेपोरेट कर रहा है। तो पीई इंडेक्स निकालने के लिए हमको एनुअल प्रेसिपिटेशन को इवेपोरेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग थॉर्नवेट है। और जो मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स है, 4 ही साइंटिस्ट आए थे, अभी ये एक एक्स्ट्रा टर्म दिए हैं। ये टर्म है AICRP ड्राइलैंड, इन्होंने अडॉप्ट किया था ये मेथड। इसमें इन्होंने क्या किया था, P-PET, यानी कि पी क्या था, एनुअल मतलब प्रेसिपिटेशन वहां कितना हो रहा है, उसको डिवाइड कर दिया पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन से, और उसको डिवाइड करके इंटू 100 कर दिया। तो उसके बाद जो निकल के आया वही था मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स, यानी उसको कितने और पानी की जरूरत है। और इन सब का हेल्प अभी जो जो लोग आए, सब लोग जो मॉडिफाई किए, बार बार चेंज हुआ, उन सबको करने के बाद ये लास्ट वाला मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स वाला माना गया है। और वही यहाँ पे दिया हुआ है, 3 तरह के लैंड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड, एरिड। एमडीआई वैल्यू जब सब ह्यूमिड का देखा जाएगा तो 33.3 तक जाएगा, 0 से इतने के बीच में लाई करेगा। सेमी एरिड का -33 से -66.6 रहेगा, और एरिड का -66 पॉइंट से भी ज्यादा रहेगा। ये था एमडीआई वैल्यू, अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से। तो वेदर क्लाइमेट के बाद आता है मेजर्स ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी कि कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी और उसको कैसे हम मेजर करेंगे, कैसे कैसे नापेंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी। नमी कितना ह्यूमिड है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें पानी कितना है। तो पहला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है उसको डिवाइड कर देंगे, जो जितना चाहिए सेचुरेट होने के लिए, मतलब जो लास्ट पॉइंट है ना सेचुरेशन का, वो जितना चाहिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकलेगा। और जो भी चीज में अभी तक जितने भी फॉर्मूला अभी मैंने बताया, जिसमें जिसमें इंटू 100 है, आप पहले ही समझ जाइए कि वो परसेंटेज है। अगर इंटू 100 है तो वो क्या निकाल रहा है, परसेंटेज निकाल रहा है। और ये मेजरमेंट में बहुत आसान है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये इसका यूनिट है ग्राम पर मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का है ग्राम पर केजी। ये अलग अलग एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसका फॉर्मूला यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद आता है अलग अलग टाइप के प्रेसिपिटेशन। यहाँ मैंने एक पिक्चर दिखाया, अभी मैं बताती हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। रेन, रेन हम किसको बोलेंगे, अगर ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स गिरते हैं उसका साइज 6 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर के बीच होगा, तो हम उसको रेन ड्रॉप्स बोलेंगे, रेन बोलेंगे कि बारिश हो रही है। ड्रिजल, ड्रिजल बहुत छोटा होता है, 0.5 से भी छोटा होगा, तो उससे ज्यादा था ना, 6 मिलीमीटर तक जा रहा था। लेकिन इससे भी कम, मतलब बूंदाबांदी होती है हल्की हल्की, हम लोग मगही भाषा में फूही बोलते हैं, फूही पड़ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत छोटा छोटा बूंद गिर रहा है बारिश का, बहुत छोटा, रेन ड्रॉप से ये छोटा होता है, उसको ड्रिजल बोलेंगे। फिर स्नो, स्नो कब गिरता है, ये सब्लिमेशन की वजह से होता है, मतलब कि एयर जो है वो डायरेक्टली जो है गैस, मतलब गैसेज, वाटर का वेपर जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, गैस से सॉलिड सब्लिमेट हो गया, तो स्नो का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है ड्यू, मॉइस्चर कंडेंस, मतलब जो मॉइस्चर था एयर में वो कंडेंस होके नीचे गिर गया, रात में गिर जाता है, और सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हमको घास के पत्तों पर ओस की बूंदें दिखती है, वही ओस जो है ड्यू है ये। स्मॉल ड्रॉप्स होता है, ये ठंडी जगह पे गिरता है। और उसके बाद आता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब पूरा फेदर, मतलब एकदम पंख के तरह लेयर बैठ जाएगा आइस का, गिर गिर के जमेगा बर्फबारी भारी मात्रा में। उसके बाद है फॉग। फॉग है थिन क्लाउड, पतला कुहासा का चादर, इसका ड्रॉपलेट का साइज होगा 1 से 50 माइक्रोन, म्यू है ये, म्यू माइक्रोन।
यानी कि 10⁻⁻6। और मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। उसके बाद है मिस्ट। मिस्ट भी थिन, ये फॉग से भी थिन है, और इसका साइज 150 माइक्रोन है। मतलब ये छोटा है यहाँ पे, इसीलिए ये फिगर मैंने दिखाया। मिस्ट बिल्कुल बिल्कुल छोटा, फॉग से भी छोटा इसका साइज है। उसके बाद है वेपर। वेपर जो है एटमॉस्फेयर में, इसमें 0.001% जो है ग्लोबल वाटर का कंस्टिट्यूट कर रहा है। मतलब अगर हम बोले ना कि जैसे कुछ ग्राउंड वाटर में है, मतलब कुछ जमीन के अंदर है पानी, कुछ नदियों में है, लेकिन कुछ वेपर में भी तो होगा ना पानी। तो सिर्फ इतना ही 0.001% ही पूरी दुनिया के पानी का परसेंटेज है ये। वेपर बहुत कम है, लेकिन ये भी पानी का ही एक रूप है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। अभी हम लोग लाइन से सब पढ़ रहे हैं। जैसे वेदर में क्या क्या था? रेनफॉल था, क्या था? टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी था। अभी हम लोग ह्यूमिडिटी देख चुके हैं, प्रेसिपिटेशन भी देख चुके हैं, रेनफॉल। अब हम लोग टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर का मतलब होता है वेरिएबल। ये बहुत ही वेरिएबल, मतलब वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये हम लोग कैसे मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। ये इसका ऐसा यूनिट है। तीन तरह की इसमें यूनिट्स हैं। एक फ़ारेनहाइट है, एक केल्विन है, और एक सेल्सियस है। सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे 0 माना गया है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट 0 माना गया है और बॉइलिंग पॉइंट 100 माना गया है, अगर हम सेल्सियस की बात करें। और अगर आपको किसी ने फ़ारेनहाइट में बता के चला गया कोई, और आपको सेल्सियस पता करना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में। उसके बाद आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 32 और 212 है। यानी कि 32 फ़ारेनहाइट अगर लिखा हुआ है तो समझिए कि 0 डिग्री है वो, सेल्सियस का 0 डिग्री है। और अगर 212 फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है तो समझिए वो 100 डिग्री सेल्सियस है। और अगर फ़ारेनहाइट आपको निकालना है और सेल्सियस पहले से पता है, तो सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 32 ऐड कर देंगे, तो ये निकल जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट। उसके बाद है केल्विन। केल्विन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको सबसे बढ़िया माना गया है, क्योंकि जब एक्टिविटी मॉलिक्यूल बिल्कुल बिल्कुल भी पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसको 0 केल्विन कहा गया है। और मेल्टिंग पॉइंट अगर केल्विन की बात की जाए, तो 273 डिग्री केल्विन कहा गया है 0 को। 0 डिग्री सेल्सियस जो था ना, उसको केल्विन में 273 डिग्री केल्विन बोला गया। और जो 100 डिग्री सेल्सियस था, उसको 373 डिग्री केल्विन बोला गया है। और अगर आपको सेल्सियस पता हो और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे? सेल्सियस को 273 में ऐड कर देंगे, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट्स। अभी तक हमने जो जो पढ़ा, उसको नापने तौलने का भी तो कोई इंस्ट्रूमेंट होता होगा। तो पहला है मैक्सिमम थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर है टेम्परेचर बताने के लिए। ये होलो ग्लास ट्यूब है जिसमें मरकरी भरा होता है। उसके बाद है मिनिमम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के ही अलग अलग टाइप्स को बता रहा है, जिसमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर अगर बताना है, इसमें अल्कोहल रहता है शीशे के अंदर। और उसके बाद है सॉइल थर्मोमीटर। ये यूज होता है सॉइल के टेम्परेचर जानने के लिए। ये बेंड होता है एक साइड में, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। थर्मोकपल्स, ये भी सॉइल का टेम्परेचर ही बताता है। ये दो तरह के होते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक और दूसरा रेजिस्टेंस। उसके बाद और कुछ अलग अलग, जैसे ये तो टेम्परेचर के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट बताया जो अलग अलग चीजों को नाप रहे हैं। जैसे हाइट को नाप रहा है अल्टीमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर, विंड स्पीड को एनीमोमीटर, विंड फोर्स को ब्यूरोफोर्ड स्केल, ग्रोथ को क्रेस्कोग्राफ, कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल डायनेमोमीटर, और ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन कैम्बेल स्टोक्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आपको याद रख लेना है, और उसके यूजेस भी। अब कुछ फेनोमेना दिया गया है। अगर कॉन्टूर है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? ऐसा लाइन जो इक्वल एलिवेशन को क्या किया है? ज्वाइन किया है। मतलब हम कॉन्टूर सीढ़ी बना रहे हैं ना, तो इधर से जो लाइन आया है वो सेम लाइन आगे बढ़ेगा सीढ़ी नुमा, बट उसके नीचे जो सीढ़ी बनेगा वो पूरे में एक लाइन रहेगा। तो मतलब हम इसमें एलिवेशन, अगर एलिवेशन क्या होता है? स्लोप। अगर आपका स्लोप सिमिलर है, इस एरिया में जितना लैंड है, इस एरिया में
उंगली से बताती हूँ इस एरिया में। तो ये सारे का तो एलिवेशन सेम हुआ ना, और ये ऊपर वाले का एलिवेशन सेम हुआ, नीचे वाले का एलिवेशन सेम हुआ। तो एक एक एरिया होता है जहाँ पे एलिवेशन बिल्कुल बराबर हो, उसको कॉन्टूर बोल रहा है। उसके बाद है एसोप्लेट्स, लाइन ज्वाइनिंग यूनिफॉर्म वैल्यू, मतलब ऐसा फेनोमेना जिसमें यूनिफॉर्म वैल्यू सबका वैल्यू सेम हो, तो आइसोप्लीथ बोलेंगे। आइसोबार किसको बोलेंगे? जिसका प्रेशर सेम हो। आइसोहीट्स किसको बोलेंगे? जिसका रेनफॉल सेम हो। आइसोबाथ किसको बोलेंगे? जिसका वाटर टेबल एलिवेशन सेम हो। आइसोहील्स बोलेंगे सनसाइन आवर्स को। आइसोफिन बोलेंगे सीजनल फेलोमेना अगर एक जैसा हुआ तो। आइसोथर्म बोलेंगे अगर टेम्परेचर सेम हुआ तो। आइसोटोप बोलेंगे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हुआ तो। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर सेम हुआ तो आइसोटोप बोलेंगे। आइसोप्लूवियल बोलेंगे अगर डेप्थ ऑफ रेनफॉल सिमिलर हुआ। आइसोटेक बोलेंगे विंड वेलोसिटी अगर सिमिलर हुआ। आइसोस्टोर यानी कि कांस्टेंट मॉइस्चर मॉइस्चर जो परसेंटेज है ना वो सिमिलर हुआ तो आइसोस्टोर बोलेंगे। आइसोडेमिक बोलेंगे अगर डिजीज सिवियरिटी, ये पैथोलॉजी का एक टर्म है जिसमें हमको पता करते हैं कि डिजीज कितना सीवियर था, कितना डेंजरस था। तो आइसोडेमिक उसको बोलेंगे ना जिसका दोनों का चांसेस बराबर है डिजीज होने का, सिवियर होने का, वही डिजीज सिवियरिटी। उसके बाद है आइसोक्लाइंस। आइसोक्लाइंस होता है ना, ये कर्व है जो कि कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ये इकोनॉमिक का टर्म है। और इकोनॉमिक्स में क्लाइंस बोला गया था, इनपुट और आउटपुट का जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन है ना वो लगभग सेम आ रहा है तो उसको आइसोक्लाइन बोलेंगे। ये सब फेनोमेना थे कुछ आइसो वाले, आइसो का मतलब ही होता है सेम। उसके बाद है कुछ और मशीन्स। ईसीजी क्या करती है? मूवमेंट ऑफ हार्ट, हार्टबीट को नापती है। विंड वेन, विंड के डायरेक्शन को। टेंसियोमीटर, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। गैल्वेलोमीटर, इलेक्ट्रिक करंट। पोरोमीटर, स्टोमाटा के बिहेवियर को। हाइड्रोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी, लिक्विड अलग अलग लिक्विड के रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करती है। हाइग्रोमीटर, जिसको साइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ये दोनों सेम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। लेक्टोमीटर, मिल्क के डेंसिटी और प्योरिटी को बताता है। लाइसीमीटर, इवेपो ट्रांसपिरेशन, जो इतनी देर से ईटी ईटी बोल रहे थे यही लाइजीमीटर से होता है। मैनोमीटर, रूट प्रेशर। प्लेनीमीटर, एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर, मतलब जिसका कोई जैसे टेढ़ा मेढ़ा कोई सर्कल है, सर्कल तो गोल होता है ना, लेकिन कोई इस तरह का जिसका कोई शेप ही नहीं है, ऐसा कोई फिगर हो, तो उसका एरिया पायरे हेलियो प्लेनीमीटर से पता चल जाता है। उसके बाद है ऐसा डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर करने वाला चीज, वो है पायरे हेलियोमीटर। उसके बाद है टोटल ग्लोबल सोलर रेडिएशन, ये पायरेनोमीटर। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, नियोमीटर, सॉरी पिक्नोमीटर। और उसके बाद है डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, पीजोमीटर। और ट्रांसपिरेशन को पोटोमीटर। ठीक है, ये सब याद रखना है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मतलब इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट रखा गया है ना कि कितने खर्चे वाला प्रोजेक्ट है। अगर कोई बोल रहा है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो समझ जाइए कि 10,000 हेक्टेयर से ऊपर के लैंड को हमको इरिगेट करवाना है, और ये 50 करोड़ से ऊपर का बजट होगा। मीडियम अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो आप समझ जाइए कि 2,000 से 10,000 हेक्टेयर लैंड की बात हो रही है, तो लगभग 5 करोड़ से 25 लाख खर्चा होगा। और अगर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो समझ जाइए कि 2,000 हेक्टेयर से कम लैंड है और 25 लाख से कम खर्चा होगा। उसके बाद स्टार्ट है यूनिट्स, और आज का ये लास्ट यूनिट है। ये जैसे ही खत्म होता है, हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, तो ये है मॉनसून। यूनिट 6 में मॉनसून पढ़ना है। मॉनसून में ये अरेबिक वर्ड से आया है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन। मौसम का सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मौसम बदलता क्यों है? विंड के वजह से। और ये इंडिया में दो तरह के सागर है जिसकी तरफ से हवाएं आ रही है, जिसकी वजह से मौसम बार बार बदलता है। एक है इंडियन ओशियन जो इंडिया के सबसे साउथ में है, और एक है अरेबियन सी। अरेबियन सी किस साइड है? इंडिया का जस्ट वेस्ट के साइड में। इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में है।
मतलब ज्यादा करके नॉर्थ ईस्ट तरफ से हवाएं आती है। और इंडिया का प्रेसिपिटेशन 1194 mm है। टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम 400 मिलियन हेक्टेयर पर मीटर। रेनी डेज कंट्री में कितने दिन लगातार बारिश होता है? 365 में 130 दिन लगभग बारिश ही होता है। और रेनी डे 2.5 mm से ज्यादा होता है 20 घंटे में अगर, तो उसको हम रेनी डे बोलेंगे। मतलब एक दिन में 2.5 mm से ज्यादा पानी बरस गया तो हम बोल देंगे कि आज बहुत रेनी डे था यार। उसके बाद है साउथ वेस्ट मानसून। अभी जो हम मानसून पढ़ रहे थे उसको दो तरह के मानसून में डिवाइड कर दिया है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन डिटेल नहीं बताया था मैंने, नाम लिया था बस। तो पहला है साउथ वेस्ट मानसून और आगे आएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है साउथ इंडिया को, खास करके केरला से ये निकलता है। और 1 जून को हर साल वहां से हवा आना स्टार्ट होता है, जो यहाँ हमारे नॉर्थ में आते आते मिडिल ऑफ जुलाई आ जाता है। और इसीलिए वहां पे अच्छा खासा बारिश होती है। और ये जाके रुकता है कहाँ? वेस्टर्न राजस्थान में 1 सितंबर को। और 15 अक्टूबर को पूरा कंट्री में ये खत्म हो गया। मतलब इतने दिन तक लगातार बारिश होगा, वो उधर से जो हवा आएगा इतने दिन में इधर सारे जगह विजिट कर लेगा। और इसका स्पीड होता है 30 किलोमीटर पर आवर, जिसको ग्रैंड पीरियड रेनफॉल ऑफ इन इंडिया बोलते हैं। और ये 75% इंडिया के रेनफॉल के लिए जिम्मेदार है। कौन? साउथ वेस्ट मानसून। और तमिलनाडु का कंसंट्रेशन 20 to 40% है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से है। लेकिन वहाँ नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है। मैंने बताया था ना तमिलनाडु एक्सेप्शन है। तो साउथ वहां पे साउथ नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है। इंडिया के सारे पार्ट में, केरला से स्टार्ट हो रहा है और सारे जगह जा रहा है ना, राजस्थान में जाके एंड हो रहा है। तो ये सारा साउथ ईस्ट था, साउथ वेस्ट था। SW, हमेशा SW लिखा रहेगा तो समझ जाइए साउथ वेस्ट। लेकिन एक ऐसा राज्य है जिस जहाँ पे इसके वजह से बारिश नहीं होती है, नॉर्थ ईस्ट एनी की वजह से होती है, वो है तमिलनाडु। और जम्मू कश्मीर जाके ये एंड होता है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो साउथ वेस्ट की वजह से बारिश है वो 35 से 40% है। और ये नवंबर से अप्रैल तक वहाँ बारिश होती है। तो पूरे इंडिया में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे साउथ वेस्ट की वजह से बारिश नहीं हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट की वजह से हो रहा है? आंसर है तमिलनाडु। साउथ वेस्ट में दो ब्रांच रखा गया है, एक है अरेबियन सी, दूसरा है वे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी वेस्ट साइड में जो सी है, अरब सागर। और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट साइड में, बंगाल की खाड़ी। तो उस साइड से हवा आता है 770 mm, जो बारिश है उधर की वजह से होता है दिल्ली में। और बंगाल की तरफ से जो हवा आती है उसके वजह से 340 mm बारिश होती है। असम की तरफ ये मुड़ जाती है हवा। आ गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मानसून 15 अक्टूबर से शुरू होता है। ये लेट शुरू हो रहा है ना, वो जून में शुरू हो गया था और जुलाई तक आते आते पानी बरसाना शुरू कर दिया था। अब नॉर्थ ईस्ट वाली 15 अक्टूबर से बरसना शुरू की है। ये खास करके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही होता है ये वाला बस। और ये मिड दिसंबर तक आते आते बारिश बंद। अक्टूबर में शुरू हुआ, दिसंबर में खत्म। और तमिलनाडु में हाईएस्ट रेनफॉल होता है इसी की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। सेकंड पे आंध्रा है। इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं क्योंकि सारे इंडिया में खत्म हो चुका है बरसात, अब यहाँ शुरू हुआ है। ये रिट्रीटिंग मानसून है। 15% इंडिया का टोटल रेनफॉल ये रिट्रीटिंग की वजह से। और बाकी का 75% के आसपास साउथ वेस्ट की वजह से है। अब है कुछ डिस्टरबेंस। अब जो बारिश हो रही है इन दोनों की वजह से कोई बारिश ही नहीं हो पाई, वेस्टर्न कुछ डिस्टर्ब हो गया, वेस्ट को ईस्ट में बदल गया। और इसके वजह से लो प्रेशर, मतलब जो वेस्ट में हवा जाना चाहिए था वो ईस्ट में चला गया। तो उसके वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। मैंने बताया था हाई से लो की तरफ हवा बहुत जोर से आती है तो विंड आना स्टार्ट करती है, तो बारिश उल्टा हो जाता है। बारिश होता ही नहीं है उस समय, या कोई डिस्टरबेंस आ जाती है किसी तरह की। तो हिमालय माउंटेन, इन सब की वजह से जो डिस्टरबेंस होता है तो जाके हिमालय पहाड़ से टकराता है हवा। तो दिसंबर से मार्च जो है मेन पीरियड होता है जब जिस समय ना डिस्टरबेंस का चांस है सेंट्रल इंडिया में, जिसका असर रबी क्रॉप में देखने को मिलता है। थोड़ा फसल में उपज कम होती है। और राजस्थान में इसको लोकली लोग मावठ बोलते हैं कि मावठ आ गया, मावठ आ गया। यानी मावठ की वजह से क्या हुआ, रेनफॉल में डिस्टरबेंस आ गया।
उसके बाद है अल नीनो। अल नीनो एक तरह का फेनोमेना है जिसकी वजह से ओशियन का टेम्परेचर, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। पानी इतना गर्म हो जाता है कि मछलियां मर के ऊपर आने लगती है। अल नीनो इफेक्ट यही है। और रिवर, रिवर जिसमें बहुत ज्यादा फ्लो है वो है गंगा। यहाँ तक खत्म हो गया जो भी डिस्टरबेंस था। ठीक है, एक एक क्या क्या बताया इसमें। एक बताया दिसंबर से जो डिस्टरबेंस हो जाता है रेनफॉल में, दूसरा बताया अल नीनो इफेक्ट, और तीसरा बताया, तीसरा कुछ नहीं बताया, ये बस जनरल नॉलेज है। रिवर जिसमें मैक्सिमम फ्लो है वो है गंगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल यानी कि अब हम लोगों ने डिस्कस किया अभी ड्राई लैंड फार्मिंग, जहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, वहां पे इरिगेशन करने के लिए कुछ तो हमको करना पड़ेगा। तो हम उस वहां पे ना अपने से कृत्रिम तरीके से वहां पे रेन करवा देते हैं, बारिश करवाते हैं, जिसको क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं। क्लाउड का बीज डाल दिए जाके क्या करते हैं ना कि कुछ फॉरेन मटेरियल ले जाकर आसमान में जो बादल वेपर जमा हुआ है वहां पे ले जाके छोड़ देते हैं। उसके वजह से रिएक्शन करता है और जो क्लाउड का पहला लेयर है वो ब्रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पानी वहीं गिर जाता है सारा। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, यही केमिकल जो है ड्राई आइस के फॉर्म में हम ले जाके क्लाउड में छोड़ देते हैं। ये एक तरह से डायनामाइट का काम करता है और 100 से 1000 न्यूक्लियाई हो जाता है। तो क्लाउड का एयर क्या होता है, फट जाता है और पानी वहीं बरस जाता है। दूसरा है वार्म क्लाउड। या तो हम क्लाउड के सीडलिंग डालेंगे जिसमें सिल्वर आयोडाइड रहेगा, और या तो हम वार्म क्लाउड ले जाके छोड़ देंगे, गर्म वाला बादल जो वहां के ठंडे वाले बादल से रिएक्ट करके उसका क्या करेगा, फोड़ देगा, पानी वहीं गिरा देगा। तो इसमें सोडियम क्लोराइड यूज होता है। अब स्टार्ट होता है वेदर फोरकास्टिंग, मतलब हम पहले से भी तो जान सकते हैं कि बारिश होने वाला है कि नहीं। ये तीन तरीके से होती है, एक शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज होता है 3 दिन या 3 दिन से कम के लिए, 72 घंटे के लिए। ये एक दिन में 2 बार लिया जाता है और ये 36 घंटे तक हम इसको वैलिड मान सकते हैं। और मीडियम रेंज होता है 10 दिन के लिए, और लॉन्ग रेंज होता है 10 दिन से ज्यादा के लिए। ये साल में 3 बार होता है। उसके बाद है प्रेडिक्शन। अगर बारिश का हमको प्रेडिक्शन निकालना है तो हमको लॉन्ग रेंज से ही निकालना होगा, हम शॉर्ट और मीडियम से नहीं निकाल सकते। और इसका एक सिनॉप्टिक मेथड है जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट भी करता है। अब है NCMRWF, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इसका सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिया है। इतने देर से ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन जो भी है सब तो पानी की वजह से ही हो रहा है। तो पानी में क्या क्या गुण है आइए वो जानते हैं। पहला, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पानी का लेटेंट हीट कितना है, 580 कैलोरीज पर ग्राम एट 0 डिग्री। हीट ऑफ सब्लिमेशन कितना है, 680। हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री। अगर कोई बोलेगा कि वाटर में डेंसिटी कब सबसे ज्यादा होता है, तो 4 डिग्री पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। वाटर एक्सपेंड करता है। अभी जितने जगह में पानी आ गया था, जब हम बर्फ जमाएंगे तो वो जगह ज्यादा लेगा। कभी कभी आपने देखा होगा जिन्होंने हम लोग बचपन में ना पानी बोतल में ऊपर तक भर के और फ्रिज में रख देते थे। बोतल या तो अलग तरीके से फूल जाता था या तो फट जाता था। ये इसके वजह से ही है, क्योंकि पानी एक्सपैंड करता है फ्रीज होने पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर -80। वाटर का स्पेसिफिक हीट एरिया 1 कैलोरी पर ग्राम। लिक्विड अमोनिया का 1.03 होता है। उसी से कंपेयर करके वाटर का निकाला गया है स्पेसिफिक हीट। अब है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के छिद्र बंद हो जाते हैं, टेम्पोररी या तो परमानेंट तरीके से पानी से भर जाते हैं, उसको वाटर लॉगिंग बोलेंगे। मिट्टी में हर दो तरह के छेद है, या तो बड़े छेद है मैक्रो या तो माइक्रो, और उसमें हवा भरना चाहिए था, उसमें पानी भर गया, तो हम क्या कहेंगे, वाटर लॉगिंग हो गई है। अब डिमेरिट, इससे क्या क्या नुकसान है। पहला तो ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। एयर तो हट गया पानी मिट्टी में से, एयर तो बचा ही नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, घट गया। EH, रिडॉक्स पोटेंशियल, एयरेटेड सॉइल का 400 से 700 होता है, लेकिन जब पानी भर जाता है तो माइनस में चला जाता है, -250 से -300 माइक्रोवोल्ट हो जाता है। तो गलत बात है। और उसके बाद डी नाइट्रिफिकेशन लॉस जो है ज्यादा होने लगता है वाटर लॉग सॉइल में, यानी कि डी नाइट्रिफिकेशन होने लगता है। नाइट्रेट जो है ना वो टूटने लगता है।
नाइट्रोजन के फॉर्म में। यानी कि क्या है, नाइट्रेट क्या है, ऐसा फॉर्म जिस जो अवेलेबल है प्लांट्स के लिए। अब डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है यानी कि नाइट्रेट टूट रहा है, यानी कि वो अनअवेलेबल हो जाएगा प्लांट्स को, प्लांट्स नाइट्रोजन खींच नहीं पाएगा अपने अंदर। सबमर्ज राइस में क्या होता है, H2S प्रोड्यूस होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से ये एक तरह का क्या है, अकोइची, ये एक तरह का डिसऑर्डर है, ये याद करने वाली चीज है। ये टॉक्सिसिटी से होता है, डिफिशियंसी से नहीं। बहुत सारे डिसऑर्डर हम लोग पढ़े होंगे जो क्या है, कम होने की वजह से होता है। ये ऐसा डिजीज है जो H2S ज्यादा होने की वजह से हुआ है राइस में। अब है कुछ अप्रोच, हम कुछ तरीका अपना सकते हैं इरिगेशन को अगर हम शेड्यूल कर ले तो। ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच, या तो हम रेशियो निकाल लें कि कितना ट्रांसपिरेशन कर रहा है हमारा क्रॉप और उसमें ड्राई मैटर कितना बन रहा है, तो हमको ये एब्सोल्यूट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा कि हम सॉइल में कितना पानी कम है ये पता कर लें, ये मेज और वीट के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप में 50% अगर आपको शो कर रहा है डाटा, तो समझिए आपको इरिगेशन करना चाहिए। तीसरा तरीका है क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, जिसको IWCP ही बोलते हैं। ये सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच इसको बोला जाता है। इंडेक्स निकाल लेते हैं और जितना कम रेशियो आएगा समझिए कि स्ट्रेस उतना ज्यादा है, हमको पानी देना पड़ेगा। फिर है क्रिटिकल स्टेज अप्रोच, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, अलग अलग क्रॉप में अलग अलग क्रिटिकल स्टेजेस होता है, उस समय तो पानी देना ही पड़ेगा, बाकी टाइम दो चाहे मत दो। ये भी अच्छा तरीका है पानी पटाने का। और इससे क्या होता है ना, डिफिशियंसी को भी हम रोक सकते हैं। जैसे राइस में बूटिंग, पैनिकल और फ्लावरिंग, इन तीन क्रिटिकल स्टेजेस पे पानी तो पक्का देना ही पड़ेगा। और इसका IWCP रेशियो इन तीनों टाइम पे 1.2 होता है। वीट का क्राई स्टेज, ग्राउंड रूट इनिशिएशन, टिलरिंग स्टेज, ज्वाइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डव, ये 6 स्टेजेस में क्या करना होगा, इरिगेशन देना ही होगा। ये सब इरिगेशन का जो है अलग अलग बताया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे ये लास्ट पेज पर हम लोग आ गए हैं आज का। अगले दिन हम लोग यूनिट 7 पढ़ेंगे एग्रोनॉमी का ही, उसमें इरिगेशन के बारे में पढ़ना है। आइए जानते हैं परसेंटेज इरिगेटेड ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। अगर शुगर केन में परसेंट पूछा जाए, 93% इरिगेटेड एरिया है और उसको पानी इतना चाहिए, ये में बताया हुआ है। लीटर में अगर आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। वीट को 650 से 800 वाटर चाहिए, राइस को 1500 वाटर चाहिए। सबका वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताया है। उसके बाद है मेजरमेंट, हम पानी पटाने जा रहे हैं लेकिन हमको तो तौलने ही नहीं आता, कन्वर्ट करने ही नहीं आता। यहाँ में दिया, उसको कैसे चेंज करेंगे लीटर में, यहाँ पे बताया, ये देखिए। 1000 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 हेक्टेयर पर मीटर होता है। 1 क्यूसेक में 28.3 लीटर होता है और 1 क्यूसेक में 1000 लीटर होता है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारा पॉइंट्स। फिर है मीजर वाटर हाइट, ये तो था लीटर, उसका क्वांटिटी मेजर कर रहा था। अब हाइट कैसे नापेंगे, अगर इतना पानी भरा है, इतना भरा है, तो ये कहाँ दिखाता है हाइट। आप लोगों ने जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है फिजिक्स में वो जानते होंगे ये चीज। अदरवाइज आप ये सुनिए, जब हम लोग मरकरी का टेम्परेचर नापते हैं, बुखार नापते हैं, तो उसमें मरकरी का लेवल भागता है ना ऊपर, तो वो एक तरह से क्या हुआ, लेवल भागा ना, तो उसका हाइट हुआ ना वो। तो हाइट कैसे नापते हैं, एटमॉस्फेयर में या तो बार में, प्रेशर में नापते हैं। 1 एटमॉस्फेयर में 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर राइज करेगा अगर हम पानी को रख दिए हैं तो। और अगर एक बार प्रेशर हम उस पर डाल रहे हैं और पानी रखे हैं तो 0.23, सॉरी 1023 सेंटीमीटर जो है पानी ऊपर भागेगा। उसके बाद है कन्वर्जन यूनिट, 1 एकड़ में 0.405 हेक्टेयर होता है। बहुत लोग पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में भी कि अगर 1 हेक्टेयर है तो हम कितना एकड़ बोलेंगे उसको, तो ये है कन्वर्सन। और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। कुछ है प्लगिंग, प्लगिंग फ्रीडा हैदराबाद 1985 की तरफ से बताया गया। अगर आपको कोई बोला है कि सेलो प्लगिंग कर दो, समझ जाइए 5 से 6 सेंटीमीटर वो हमको जो खेत जोतने बोल रहा है। मीडियम अगर है तो 15 से 20, और डीप है तो 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई से आपको जोतना पड़ेगा खेत को।
अब है वाटर शेड, क्योंकि हर जगह तो पानी के लिए नदी होता नहीं है, तो नदी नहीं है तो हम कुछ करेंगे, हम नदी का जरिया बनाएंगे। ये नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हर जगह से आया हुआ बचा खुचा पानी, बारिश का पानी सब जमा करके एक तरह का एक नदी जैसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तालाब जैसा, उसको वाटर शेड बोलते हैं। और ये अलग 5 तरह के होते हैं। पहला है मैक्रो वाटर शेड, मैक्रो में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया है। सब मैक्रो 10,000 से 50,000 हेक्टेयर के बीच। मिली वाटरशेड 1,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच। माइक्रो वाटरशेड 100 से 1,000 हेक्टेयर के बीच। और सबसे छोटा है मिनी वाटरशेड, मतलब 10 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर के आसपास एरिया में तल इस वाटरशेड का निर्माण होगा। ये था उसका एरिया के हिसाब से कि उसको क्या नाम दिया जाएगा। तो ये वाटर सेट बेसिकली करता क्या है, हमको इरिगेशन में हेल्प करता है और बाकी चीजों में भी। उसमें का जमा पानी हम हर चीज में यूज कर सकते हैं, जैसे पोल्ट्री में एनिमल्स को फीड कर सकते हैं, बाकी अलग अलग मशीन वगैरह को धोने के लिए या कुछ भी। ये एक तरह से सोर्स ऑफ वाटर का एक्ट करेगा जहाँ पे पानी नहीं है वहां। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आप पहले से देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो जुड़े रहिए। आगे हम लोग यूनिट 7 पढ़ेंगे एग्रोनॉमी का निमरत सुंडा से। और इस वीक एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस का भी एक वीडियो आएगा। तब तक के लिए बाय।